जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं उसी का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देर नहीं करते हुए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि इसको मिलान करना है, ठीक है। ये अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा की बात करते हैं। देखिएगा, एक है अलाई दरवाजा, ठीक है। एक है हौज खास, एक है हौज खास, और एक ठो क्या है, एक है हजार खंभा महल, हजार खंभा महल, और एक है सीरी का किला, एक है सीरी का किला। ये सब का निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो ये सब का निर्माण कौन करता है? तो इस सब का निर्माण करता है अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करता है? तो अलाई दरवाजा का यही अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास जो है उसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हजार खंभा महल उसका भी अलाउद्दीन खिलजी। और हम बात करते हैं किसका? तो ये सीरी का किला उसका भी अलाउद्दीन खिलजी करता है, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगरे का किला, तो आगरे का किला की अगर बात करते हैं तो आगरा का ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। आगरे का किला, ठीक है। तो ये आगरे का किला का निर्माण करवाता है कौन? तो ये करवाता है अकबर। आगरे का किला का निर्माण कौन करवाता है? तो अकबर ने करवाता है, ठीक है। तो दूसरा का कौन सा हो जाएगा? बी का कौन हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपके सामने 4 हो जाएगा, ठीक है। इत्मुदौला का मकबरा की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, इत्मुदौला का मकबरा का निर्माण करवाता है नूरजहां। एक महिला थी, नूरजहां करवाती है, ठीक है। और जहांगीर के मकबरा का भी निर्माण कौन करवाती है? तो नूरजहां ही करवाती है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमें जो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर उसके बाद बोला गया है कि दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण कौन करवाता है? तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इसका करवाता है कौन? तो शाहजहां, ठीक है। एतमुद्दौला का मकबरा का निर्माण कौन करवाता है? तो ये करवाती है नूरजहां, ठीक है। तो अब ऑप्शन में है, अब ऑप्शन में मिला लीजिएगा। और हाँ, इसका अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, यानी 10वें गुरु कौन है? तो कहिए कि गुरु गोविंद सिंह है। अब ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता है, यही पूछा गया है। तो हम ये पूछते हैं आपसे कि इनका जन्म कब होता है? तो कहिए कि 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो कहाँ? तो ये हमरी पटना में इनका जन्म होता है। इनके पिता की अगर बात करते हैं तो इनके पिता कौन थे? तो तेग बहादुर, ठीक है। और इनकी माता की अगर बात करते हैं, इनकी माता का नाम क्या था? तो गुजरी देवी। तो पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब नाम पूछते हैं। तो गुजरी देवी इनका माता का नाम था। बात करते हैं तो क्या, इसको इधर रखते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। क्या था? 1699 ईस्वी में क्या करते हैं कि खालसा पंथ का स्थापना करते हैं। किसका? खालसा पंथ का स्थापना करते हैं, ठीक है। 1708 ईस्वी में क्या हो जाता है? इनका नांदेड़ में मृत्यु हो जाता है। कब? तो 1708 ईस्वी में। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो यही पाहुल प्रथा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति यही गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। तो कैवें गुरु हैं? 10वें गुरु हैं। तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो पटना में होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। अब देखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे? एक संत थे, ठीक है। ये मुस्लिम के एक संत थे। तो इनका दरगाह जो कहाँ है? तो अजमेर में है, ठीक है। तो पूछेगा कि अजमेर का दरगाह किनके नाम पर लगता है? तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अब देखिएगा, इन पर एक पुस्तक लिखा गया था। तो इन पर एक पुस्तक लिखा था कौन? तो जहानारा, ठीक है। अब ये जहानारा कौन थी? तो ये जहानारा जो थी औरंगजेब की बहन और शाहजहां की बेटी थी। तो हमने बताया था कि औरंगजेब की कितनी बेटियां थी? 3, ठीक है। एगो जहानारा था, और एक ठो और था गौहर आरा, ठीक है। और एक ठो क्या था? रोशन आरा, ठीक है। इतना हमने बताया था। अब देखिएगा, इसके बाद हमने ये भी और बताया था कि जहानारा को एक उपाधि दिया गया था। वो उपाधि क्या था? साहिबात उज जमानी, साहिबात उज जमानी। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इतना आपको एक्स्ट्रा हमको फैक्ट बता दिए, ठीक है। अब देखिए, हमें पूछा क्या है कि इसने जहानारा ने एक पुस्तक लिखा था, ठीक है। तो उसका शीर्षक क्या था? तो एक पुस्तक लिखा था किसके ऊपर? तो यही मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर, ठीक है। तो इसने लिखा था, मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो उन्हीं के नाम पे जब लिखा गया था तो मुनीस, क्या मुनीस लिखा गया था? मुनीस, यहाँ मुसीस हम लिख दिए, ठीक है। क्या लिखा गया था? मुनीस अल अरबाब, ठीक है, अल अरबाब।
तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर्स पर हमेशा फोकस कीजिए कि ये सब क्वेश्चन इसको आप याद भी कर लीजिएगा कि अगर आपको जो टॉपिक आप पढ़े हैं या आपके पास जो असाइनमेंट है उसमें नहीं है, तो ये सब आप क्वेश्चन को याद करके रखिए। क्वेश्चन कहीं भी कोई एग्जाम में आपको घूम सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपके सामने ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था? अब देखिएगा, जब अकबर के काल की हम बात बताते हैं तो ये 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसके बाद हुमायूं के बाद में बैठता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1562 ईस्वी में हरमंदल से मुक्त कर लेता है खुद को। फिर उसके बाद में 1563 ईस्वी में क्या करता है, जजिया कर को क्या कर देता है, समाप्त कर लेता है। सॉरी, जजिया कर बोल दिया, तीर्थ कर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1564 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि 1571 ईस्वी में क्या करता है कि फतेहपुर सीकरी का स्थापना करता है और आगरा से राजधानी कहाँ कर लेता है, तो फतेहपुर सीकरी कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा इसके बारे में जो हमें पूछा गया था क्या कि भूमि वर्गीकरण नहीं है। देखिएगा पोलज क्या था, जो भूमि को बांटा था वो पोलज था। इस पर क्या था ना कि ये प्रत्येक वर्ष इस पर उपज होते थे, यानी ये एक तरह से उपजाऊ मिट्टी था। इस पर जो उपज होते थे ना प्रत्येक साल होता था, तो उस तरह के मिट्टी को क्या बोला जाता था, यानी उस तरह के भूमि को क्या बोला जाता था, पोलज। अब पड़ौती यानी परती, परती मतलब कि 3-4 साल तक क्या कर दिया जाता था, उस भूमि को परती छोड़ दिया जाता था ताकि उसमें उर्वरक शक्ति क्या हो जाए, फिर से आ जाए। और ये बंजर क्या था, जिसको 5 साल 6 साल हो गया है लेकिन फिर भी उस पर कोई भूमि उर्वरक नहीं हो रहा है, कुछ फसल नहीं होते हैं, उस भूमि को बंजर कहते थे। ठीक है, और जरीबा कुछ नहीं था इसके अंतर्गत में, किसके में, ये अकबर के समय में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग। अब देखिएगा दीवान ए अर्ज, ये दीवान ए अर्ज की अगर बात करते हैं तो दीवान ए अर्ज एक सैन्य संगठन था। तो क्यों ये बनाया गया था? ये बनाया था मंगोलों से खुद को रक्षा करने के लिए। तो कौन बनाया था? तो यही बलबन बनवाया था। कौन? तो ये बलबन। और बलबन ने ही क्या किया था कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू किया था। सिजदा मतलब सिर को झुका करके सर को सलामी देना, और पैबोस मतलब पैर को चूमना। ठीक है, अभिवादन स्वीकार करता था। सिजदा और पैबोस प्रारंभ किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। ठीक है, और बलबन को एक उपाधि दिया गया था, उलूग खा की उपाधि। तो उलूग खा की उपाधि कौन दिया था? तो कहिए कि उलूग खा की जो उपाधि दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तो ये क्या था? सैन्य विभाग था। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना किया। अब देखिएगा कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो ये जो था विजयनगर, पहले देख लीजिए, ये विजयनगर की हम बात करते हैं तो ये विजयनगर का स्थापना कब होता है? तो 1336 ईस्वी में। कौन स्थापना करता है? तो हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने। हरिहर और बुक्का। अब देखिएगा ये विजयनगर पर कितने वंश कौन कौन वंश राज करते हैं? जो एक वंश है पहला संगम, उसके बाद में सालुब, फिर उसके बाद में तुलुब। तो ये जो कृष्णदेवराय जो है ये तुलुब वंश से संबंधित है। अब फिर अंतिम जो होता है वो है आरबीडू। तो ये कृष्णदेव राय जो है ये कौन से वंश से है? तो ये तुलुब वंश से है। ठीक है, अब देखिएगा तुलुब वंश की अगर हम बात करते हैं तो तुलुब वंश का स्थापना कौन किया था? तो इसका स्थापना करता है वीर नरसिंह। कौन? तो वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह क्या करता है? ये स्थापना करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो शासक बनता है, वीर नरसिंह के बाद शासक कौन बनता है? तो यही कृष्ण देव राय। यानी कृष्ण देव राय जब शासक बनता है तो इसने उपाधि धारण क्या करता है? ये बहुत से क्षेत्रों को, बहमनी साम्राज्य, बीजापुर, ये सब क्षेत्रों को क्या कर देता है? ये हराता है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रमुख शासक ये बन करके उभरता है। ठीक है, इसके द्वारा निर्माण किया कि अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण क्या करता है? विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? तो यही कृष्णदेव राय करवाता है। चिदम्बरम मंदिर कौन निर्माण कौन करवाता है? तो यही करवाता है कृष्णदेव राय करवाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बारे में एक बात और है कि इसने बहुत सारे उपाधि धारण किया था। तो ये उपाधि क्या धारण किया था? आंध्र पितामह।
आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो पूछेगा कि आंध्र पितामह की ने उपाधि किसका धारण कौन धारण किया था? आंध्र पितामह, आंध्र भोज पितामह, आंध्र भोज, ये सब का उपाधि कौन धारण करता है? तो यही धारण करता है कृष्णदेव राय धारण करता है। अब इसकी माता के नाम पर एक शहर बसाया गया था नांगलपुर। कौन सा शहर बसाया गया था? नांगलपुर। और यही पूछा गया है नांगलपुर, तो यही हो गया नांगलपुरम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगले पे चल देखते हैं। पूछा गया क्या है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए? अब देखिएगा कहने पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? आप देखिएगा जिसमें अभी हमने पढ़ाया कि सिजदा एवं पैबोस की अगर हम बात करते हैं तो सिजदा एवं पैबोस कौन लाया था? तो ये लेकर के आया था कौन? तो ये था बलबन। अब ये बलबन जो लेकर के आया था तो ये सिजदा एवं पैबोस को हटा देता है। ठीक है, सिजदा को हटा देता है और उसके जगह पर लेकर के आता है कौन? ये तस्लीम, तस्लीम, तस्लीम लेकर के आता है कौन? तो यही लेकर आता है शाहजहां। ठीक है, तो यही पूछा गया था। इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं कि यानी सिजदा की प्रथा को खत्म कौन कर देता है? तो ये सिजदा और पैबोस को खत्म कौन कर देता है? शाहजहां। और उसके जगह पर कौन चीज लेकर के आता है? तो तस्लीम लेकर के आता है। तो ये ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बनते नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखिएगा अगले पे क्या बोला गया है कि अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? अब देखिएगा अमीर ए शिकार एक क्या था? एक पद था। तो उस पर नियुक्त जो हुआ था वो कौन किया था उसको? किसको? बलबन को। क्योंकि बलबन तो बनता है राजा 1266 ईस्वी में। अब देखिएगा खुद राजा बनता है लेकिन उसके पहले कोई पद पर तो था ना, तो कहिए कि हाँ, तो पद पर तो था। तो देखिएगा अब हम बताते हैं। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अब 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन कौन करती है? तो कहिए कि रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी और अंतिम भी थी। ठीक है, अब इसी के समय में क्या किया जाता है कि बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर प्रोन्नति किया जाता है। अमीर ए शिकार के पद पर इसको क्या किया जाता है? प्रोन्नति किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब देखिएगा अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? जब अकबर शासन कर रहा था तो सबसे पहले आप बताइए कि अकबर ने बिहार में कब भ्रमण किया था? तो सबसे पहले 1576 ईस्वी में ये बिहार में भ्रमण किया था। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अकबर ने बिहार भ्रमण सबसे पहले कब किया था? तो 1576 ईस्वी में किया था। अब उस समय जैसे अब ये भी मेरा बिहार है, अब ये बिहार है तो इसको दो भाग में बांटा गया था, एक था उत्तरी एक था दक्षिणी। लेकिन अगर इसको बात करते हैं इसको शासन करने के लिए तो इसे 7 सरकारों में बांटा गया था। कितने सरकारों में? तो 7 सरकारों में बांटा गया था। और परगन्ना की बात करते हैं तो 199 परगन्ना में बांटा गया था। ठीक है, परगन्ना एक तरह से आप समझ लीजिए कि जिला की तरह था, छोटे छोटे समूह था। ठीक है ना, ताकि शासन करने में आसानी हो। और सरकार एक तरह से आप समझिए कि बड़ा सूबा, जिला से बड़ा सूबा आप उसको बोल सकते हैं, जिला से बड़ा। ठीक है, तो इसको कितने कितने में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, अगले पे देखते हैं क्या बोला गया है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगन्ना को किसने विकसित किया? देखिएगा अब परगन्ना की अगर हम बात करते हैं तो परगन्ना को विकसित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो शेर शाह सूरी है। शेर शाह सूरी है। अब ये शेर शाह सूरी का 1540 ईस्वी में क्या था कि ये बैठा था गद्दी पर और ये बिहार का ही शासक था। तो अब ये क्या किया था ना कि ये जो अपने शासन करने के लिए अपने क्षेत्र को सरकारों में बांटा था। ठीक है, और सरकारों में बांटने के बाद में फिर उसने क्या किया था? फिर उसके बाद में क्या किया था कि इसको छोटा रूप में परगन्ना में बांटा था। तो परगन्ना के यही पूछा गया कि किसने विकसित किया था? तो सबसे पहले परगन्ना को विकसित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो शेर शाह सूरी। अब आंसर में करेंगे देखिए तो आंसर आपके सामने दिखेगा 3। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पे क्या बोला गया है। आलमगीरनामा को किसने लिखा? अब देखिएगा आलमगीरनामा की अगर हम बात करते हैं तो एक कवि था, दरबारी कवि था। तो किसका दरबारी कवि था? तो ये दरबारी कवि था औरंगजेब का। औरंगजेब का
दरबारी कवि उसके मतलब कि इतिहास को पाठ को लिखता था, ठीक है। अब ने ये कौन था, अब यही पूछा गया है कि आलमगीर नामा जो लिखा वो व्यक्ति कौन था, तो ये व्यक्ति था मिर्जा मोहम्मद काजिम, ठीक है, मिर्जा मोहम्मद काजिम। अब यही मिर्जा मोहम्मद काजिम जो है आलमगीर नामा लिखता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकते हैं कि आलमगीर नामा का लेखक कौन है, आलमगीर नामा का लेखक, तो आलमगीर नामा का लेखक कौन है, मिर्जा मोहम्मद काजिम, मिर्जा मोहम्मद काजिम। अब मिर्जा मोहम्मद काजिम जो था किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे औरंगजेब के दरबारी कवि। किसके ऊपर लिखा गया है आलमगीरनामा, औरंगजेब के ऊपर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। किसने खुद खूत और मुकद्दमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा था। हाँ देखिएगा, अब बताते हैं। खुद मुकद्दम जो उस तरह के टैक्स वसूला करते थे, उस समय की बात करते हैं सल्तनत काल में, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी, ये सबको क्या कर दिया था, सबको खत्म कर दिया था। जिससे क्या था कि जो टैक्स वसूलने वाले जो हिंदू लोग जो थे, उनको स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि अब तो टैक्स तसीलने के लिए खुद्दम आ गया था, टैक्स तसीलने के लिए खुद्दम आ गया था, यानी एक केंद्रीकृत था, यानी सीधे टैक्स को इकट्ठा कर लेता था, ठीक है, राज के रूप में, राज में। अब पहले क्या करते थे कि खुद, जैसे में टैक्स इकट्ठा करने वाले व्यक्ति कौन थे, खुद, उसको बोला था खुद मुकद्दम, मुकद्दम इस तरह से बोला जाता था। लेकिन अब टैक्स इकट्ठा कौन कर रहा था, खुद्दम। तो इसीलिए क्या होता है कि इसकी स्थितियां, खुद मुकद्दम की स्थितियां क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसकी जो पत्नियां थी, तो दूसरों के घर में बर्तन मांजने वगैरह जाया करती थी, ठीक है। यही पूछा गया है। तो किसके शासनकाल में, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे आपके सामने, कौन सा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया, तो देखिएगा कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था बलबन के बारे में, ठीक है। ये बलबन को एक उपाधि दिया गया था, कौन सा, तो उलूग खा की उपाधि। अब ये उलूग खा उपाधि दिया गया था, इसने एक सैन्य विभाग बनाया था, दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज कौन बनाया, तो यही बलबन बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये भी, तो एक परंपरा चलाता है सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा कौन चलाता है, तो यही बलबन चलाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, अब देखिएगा भारत का अंतिम मुगल शासक की बात करते हैं तो 1837 ईस्वी में मोहम्मद, ये कौन, तो बहादुर शाह जफर बनता है, ठीक है, बहादुर शाह जफर बनता है, ठीक है। इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, जफर इसका उपनाम था। अब ये क्या होता है कि 1857 ईस्वी में ये इसको राजा घोषित कर दिया जाता है, यानी 1857 के विद्रोह में ये भाग लेता है। तो उसके बाद इसको कहाँ बना दिया जाता है, भाई भेज दिया जाता है, तो रंगून भेज दिया जाता है। और 1862 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, वहां पे ही मृत्यु हो जाती है। तो कौन थे, तो यही व्यक्ति थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं अगले पे। 1756 में सिराज उस दौला के बाद बंगाल के नवाब, अच्छा ठीक है समझ गए, 1756 में सिराज उद दौला डॉट 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 के बाद नवाब बने। अब देखिएगा 1756 ईस्वी के आपके तो बारे में पता है, और फिर 1757 ईस्वी में आपको प्लासी का, ये तो सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है, तो हाँ पता होना चाहिए। तो यही पूछा गया कि 1756 ईस्वी में सिराज उद दौला जो बना था, ये किसके बाद बना था, यही पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा मनिहारी के युद्ध में अगर बात करते हैं, तो ये मनिहारी का युद्ध होता है। इसके युद्ध में क्या होता है कि विजयी कौन होता है, तो अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां जब विजयी हो जाता है, तो 1740 ईस्वी में ये क्या होता है कि बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। कौन बनता है, तो 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बन गया, तो अलीवर्दी खां। फिर उसके बाद में इसकी मृत्यु 1756 ईस्वी में हो जाती है। तो उसी का एक नाती है कौन, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला क्या होता है कि बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है। तो कब, 1756 ईस्वी में। तो यही पूछा गया था किसके बाद है, तो किसके बाद, अलीवर्दी खां के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर मुर्शिद कुली खां की देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये मुर्शिद कुली खां जो था, ये बंगाल का प्रथम क्या था, नवाब था, ठीक है। आगे देखिएगा।
आगे क्या बोला गया है कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने का रख रखाव के खर्चे के द्वारा वहन किए जाते थे। अब देखिएगा, पहले ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम पहले जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं आपको, ताकि और भी तरह की जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, देखिएगा, ये तुगलक वंश से संबंधित था। ठीक है, इसके समय में सबसे ज्यादा दास थे, यानी 1,80,000 के आसपास में इसके पास क्या थे, दास थे, इतना ज्यादा। तो इसने दास को नियंत्रित करने के लिए कोई तो गठन थी, विभाग बनाएगा ना, तो दीवान ए बंदगान नाम का एक विभाग बनाया था। तो दीवान ए बंदगान, पूछेगा कि दीवान ए बंदगान का गठन किसने किया था, तो दीवान ए बंदगान का गठन करने वाला व्यक्ति कौन है, तो यही फिरोज शाह तुगलक है। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के समय में क्या था कि नहरों का जाल बिछाया गया था। नहरों का जाल कहने का मतलब क्या था कि सबसे ज्यादा नहर इस समय में निर्माण किए गए थे। तो शुरुआत किसके समय में हुआ था, तो स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यही गयासुद्दीन तुगलक के समय में स्टार्टिंग होता है, और इसके फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये किसके आक्रमण से तुगलक वंश खत्म हो जाता है, तो तैमूर लंग के आक्रमण से क्या होता है, तुगलक वंश खत्म हो जाता है। तो तैमूर लंग आक्रमण कब करता है, तो 1398 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इसका आंसर कौन सा, हमें आंसर देखना है ना, तो किसके खर्चे के द्वारा वहन किया जाता था, तो राज के खर्चे के द्वारा, और कौन वहन करेगा, क्योंकि अब जो जैसे में नहर बनाया गया है तो नहर का पानी का उपयोग कौन करेगा, वहां की जनता करेगी। ठीक है, तो पैसा किससे लेगा, वही की जनता से। आगे देखिए, अब क्या बोला गया है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा था। आइन ए अकबरी की बात करते हैं तो आइन ए अकबरी इसका एक कवि था अकबर का। ठीक है, अबू फजल। ठीक है, ये अबुल फजल ने क्या किया था कि अबुल फजल ने एक पुस्तक ग्रंथ लिखा था आइन ए अकबरी, और एक और लिखा था अकबर नामा। तो ये भी पूछता है कि अकबर नामा के लेखक कौन है, तो यही अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो यही अबुल फजल है। ठीक है, तबकात ए नासिरी लिखते हैं मिनहास उस सिराज। ठीक है, अब आगे देखिएगा, बदायूनी की अगर हम बात करते हैं तो ये बदायूनी जो थे, ये बदायूनी जो थे रामायण का फारसी में अनुवाद करवाए थे। ठीक है, आगे देखिए, क्या बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, तो अभी इसके बारे में हमने चर्चा किया, तो इसका महानतम शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके दरबार में कौन कौन आता है। सो कृष्णदेव राय के दरबार की अगर बात करते हैं तो इसके दरबार में कौन कौन आता है, सो देख लेते हैं। इसके दरबार के बारे में बात करते हैं तो इसका दरबार दरबार में एक आता है पेश नामक एक व्यक्ति था। तो ये कहाँ का था, तो ये इटली का व्यक्ति था। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इसके दरबार में दो व्यक्ति और आता है, एक आता है बारबोसा और एक आता है कौन, तो डोमिंगो पायस। ठीक है, डोमिंगो पायस। अब ये डोमिंगो पायस ये दोनों कहाँ का था, तो ये जो था ये सब पुर्तगाल का था। अब पेश जो व्यक्ति है ये इटली का था। ठीक है, बारबोसा डोमिंगो पायस किसके दरबार में आता है, तो कृष्णदेव राय के दरबार में आता है। कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब हमें क्या पूछा गया है कि देवराय, देवराय दो गो था, एगो था देवराय प्रथम और एक था देवराय द्वितीय। तो दोनों को हम देख लेते हैं। देवराय प्रथम के दरबार में आने वाला व्यक्ति जो था निकोल कोंटी था। ठीक है, निकोल कोंटी। अब ये निकोल कोंटी कहाँ का था, तो निकोल कोंटी जो था ये इटली का था। ठीक है, और देवराय द्वितीय के दरबार में आने वाला व्यक्ति कौन था, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, ये अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, तो ये था मोरक्को का। ठीक है, नहीं, यहाँ का था जी अब्दुल रज्जाक, ईरान का था, सॉरी हमने मोरक्को बोल दिया। मोरक्को का तो वो था बंतूता था। ठीक है, ये कहाँ था, इसको समरकंद भी बोला जाता है, तो हम समरकंद ही लिख देते हैं, समरकंद। ये इसको ईरान भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे हमें पूछा गया है, अब अगले पे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह किसने कहा था। देखिएगा, अब इस तरह के स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा समझ बूझ करके आप पढ़िएगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो ये वाले स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति हैं ये जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन तो याद करने वाले हैं, तो इस सबको तो याद ही करिए लीजिए तो ज्यादा बेटर है। स्टेटमेंट तो याद ही करिए, तो समझना कुछ नहीं है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है।
यानी सही रूप में सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है, ठीक है। अलाई दरवाजा के बारे में अभी हमने बताया कि अलाई दरवाजा, हौज खास, फिर सीरी का किला, हजार खंबा महल, इसका निर्माण कौन करवाता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये तो सही है, हमें नहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद में एक और बताया था जमात खाना मस्जिद, तो जमात खाना मस्जिद का निर्माण कौन करवा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अब अगला देखिएगा ऑप्शन में जमात खाना मस्जिद, यहाँ अब बलबन दे दिया और हम ये तो गलत है और हमें गलत को ही पकड़ना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 2 सही हो जाएंगे। अब तो आगे होगा नहीं, चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? अब देखिएगा विजयनगर साम्राज्य की तो अभी इसके बारे में चर्चा किया कि 1336 ईस्वी में इसका स्थापना होता है विजयनगर साम्राज्य का। इसके प्रथम व्यक्ति कौन बनते हैं? तो हरिहर। और हरिहर ने अपना राजधानी कहाँ बनाता है? तो अनेगोंडी। अनेगोंडी क्या करता है? अपना ये राजधानी बनाता है। और विजयनगर जो बनाता है ये द्वितीय राजधानी बनाता है, ठीक है। अनेगोंडी की बात करते हैं तो ये तुंगभद्रा नदी पर बस स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर। और ये विजयनगर की बात करते हैं तो ये कौन नदी के स्थित है किनारे? तो हम्पी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हम्पी, हम्पी। अगर विजयनगर के दो ध्वजाशेष जो भी मिलते हैं वो भी कहाँ? हम्पी के किनारे ही मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में तो चर्चा हो गया। अब हमें क्वेश्चन पे किया गया कि अब अमरम शब्द का, तो अमरम जो था जो उस समय क्या था ना कि सैनिकों को कुछ भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता कि ले, इससे क्या होगा कि आप तुम अपना इनकम के लिए स्रोत कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए उन लोग को एक भूमि दिया जाता था, उसे क्या बोला था? अमरम। तो आंसर कौन सा होता? किसको दिया जाता था? तो सैनिकों को। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण को एकदम नहीं। तो ये तो गलत हो गया ना। तो आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आंसर हो जाएंगे आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगले पे, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु की अगर बात करते हैं तो इसकी मृत्यु होती है अहमदनगर में, अहमदनगर में। ये अहमदनगर में कहाँ? तो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में कब? तो 1707 ईस्वी में होता है। और यही मरता है तो जाट एक क्या है? शासक है चूड़ामल, ठीक है। ये तीव्र गति से क्या होता है कि आगे बढ़ता है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, ठीक है। दिलरास बानो बेगम, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है राबिया उस दौरानी, ठीक है। राबिया उस दौरानी का उपाधि दिया गया था, ठीक है। इसी का मकबरा है, उसे क्या बोला जाता है? तो बीबी का मकबरा। क्या बोला जाता है इसे? तो बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपको कहाँ में? तो ये है औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत? इसका मृत्यु होता है कब? 1707 ईस्वी में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और पूछते हैं आपसे कि जब इसका मृत्यु हुआ था, किसका मृत्यु हुआ था ये औरंगजेब का, तब उस समय मराठा का नेतृत्व कौन संभाल कर रखी हुई थी? ठीक है, चलिए आपको हिंट भी थोड़ा सा मिल गया बोले जिसमें, ठीक है। तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिएगा क्या बोला गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता, इब्न बतूता कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। इसने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था? तो रेहला। ये रेहला में भारत के डाक व्यवस्था का विस्तृत चर्चा किया है और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। काजी मतलब न्यायाधीश। फिर उसके बाद राजदूत बना करके इसे कहाँ भेजा गया था? तो चीन भेजा गया था। तो कहाँ का था भाई? तो ये था मोरक्को का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा हम आपको एक चीज बताते हैं क्या कि ये बिहार में जितने भी जो क्वेश्चन थे जो मिडाइवल हिस्ट्री से पूछा गया था वो सभी का सभी हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करेंगे, या तो कुछ एनसीईआरटी स्टार्ट कर ले या तो पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है जो। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी छोटा है अभी और हाथ से लिखते हैं भाई, इसीलिए अक्षर नहीं बैठ पाता है, ठीक है। उतना सुविधा नहीं है अभी लिखने के लिए कि हम महंगे महंगे सामान ले सके, ठीक है। तो चलिए समझ ही रहे होंगे मजबूरी को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना वो ख्याल जरूर रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत और दिल लगा के पढ़ते रहिए।